हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज ये प्रोग्राम का थर्ड क्वेश्चन है या डे 3 हम लोग इसको समझें, जहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रियम्बल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इससे पहले हमने प्रियम्बल का एक क्वेश्चन किया था और एक फंडामेंटल राइट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आप उसके वीडियोस को देखो, क्योंकि अब आप देखोगे कि जैसे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ केसेस होंगे जो सेम रिपीट होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन का जो केस है, वो आप दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो और उस वजह से आपके जो सिलेबस है, आपके जो एग्जाम है, उसमें कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस। तो हमने बताया था कि जो ये पहला वर्ड होता है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टिव वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्कस है ये डायरेक्टिव वर्ड है कि हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन है उसको हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो डिस्कस क्या करना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो ये हो गया बॉडी का पहला पार्ट, जहां पे हमको उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द इंपॉर्टेंस, सेकंड विल बी द क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने हमेशा बताया कि जब भी हम कोई क्वेश्चन वो करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो पहला 1 मिनट है ना या 30 सेकंड है, हम ये सब डिसाइड कर लें कि हम इंट्रो में क्या डाल रहे हैं, बॉडी में क्या डाल रहे हैं और कंक्लूजन में क्या डाल रहे हैं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट क्योंकि क्वेश्चन 19 मार्क्स के हैं, आपको ये समय नहीं मिलेगा कि आप वापस आके उसको ठीक कर सको। तो आप सबसे पहले सोच लो कि आपके लिए उस समय सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग पहले देखते हैं इंट्रो। इंट्रो में हमने क्या सोचा था कि हम उसको डिफाइन करते थे, ठीक है, उसका डेटा के बारे में बता सकते थे या हम उसके ओरिजिन से रिलेटेड डिस्कशन करते थे। अब यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन क्या ही करेंगे। ठीक है, हल्का सा डिफिनेशन हो सकता है, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, वो ओरिजिन जो होगा उसका सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर हम इस चीज को ट्रेस कर सकें, अगर आपको पता होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर का बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आती है। कौन से जजमेंट में? केशव नंदा भारती केस, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही, कुछ या 1 साल पहले शायद, केशव नंदा भारती जी का डेथ हो गया था। तो वहाँ उस समय भी काफी ज्यादा न्यूज में था ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां से एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम का शब्द उभर के आता है और इसके अंदर बहुत से अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि व्हाट डज इट मीन्स बाय द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये जो लिमिटेशन एक क्रिएट कर देता है लेजिस्लेचर के लॉ मेकिंग में, लॉ जो लेजिस्लेचर लॉ बना रही है उसको एक लिमिटेशन क्रिएट करता है। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर हमारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करता है और जो अथॉरिटेरियन रूल या देश को डिस्पोटिक होने से बचाता है। ठीक है, तो ओरिजिन में हम केशव नंदा भारती केस का जो, ये तो चलो पता है कि हम केशव नंदा भारती, इससे अगर हम ओरिजिन को ट्रेस कर पाए कि पहला केस कहां से स्टार्ट हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, अगर इसको ट्रेस कर पाए तो दैट वुड बी द परफेक्ट इंट्रो फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं। सेकंड होगा बॉडी। बॉडी में पहला बात हम लोग इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में 4-5 इंपॉर्टेंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर इंपॉर्टेंस के साथ अगर हम उसका एग्जाम्पल कोट कर सके, ठीक है, कोई कोर्ट केस को कोट कर सके, तो हमारा आंसर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर वो अथॉरिटेरियन रूल को प्रोटेक्ट करता है तो कहाँ पे प्रोटेक्ट किया, ठीक है, स्टेट को डिस्पोटिक होने से बचाता है तो कैसे बचाया। ठीक है, इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कोट करेंगे। और सेकंड क्रिटिसिज्म में, ठीक है, क्रिटिसिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सेपरेशन ऑफ पावर। कहाँ है भाई सेपरेशन ऑफ पावर? यहाँ तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जुडिशियल ओवररीच का प्रॉब्लम आता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो वैरी करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। तो कुछ क्रिटिसिज्म हो गया, कुछ इंपॉर्टेंस हो गया। कंक्लूजन में हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर
इज स्टिल देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने देखा सबरीमाला केस में, तो वहां पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को प्रोवोक किया गया और बेसिक स्ट्रक्चर की तरह उसको लिया गया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज अभी भी प्रेजेंट स्टेट में यूज हो रहा है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जो हमारा व्यू पॉइंट भी होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ही होगा, एंड विल से दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी नेसेसरी एज इट प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, इट प्रोटेक्ट्स द वैल्यूज, द टेनेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस एंड दैट हम लोग पूरा करेंगे। और हल्का फुल्का लिखेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट शुड कीप this in mind that it doesn't do the judicial overreach now and then, otherwise it will destroy the fabric of our constitution under article 50 which says about the separation of powers। तो माइन्यूटली हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखनी चाहिए, बाकी चीज में हम बेसिक स्ट्रक्चर्स को एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह मानेंगे और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरह इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग थोड़े से इंट्रो में आते हैं और ओरिजिन को इसके बारे में समझते हैं। अगर हम ओरिजिन को समझने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट केस आता है वो आता है शंकरी प्रसाद केस 1951। So what happened in Sankari Prasad case, that constitution validity of first amendment act 1951 was challenged, ठीक है। तो ये चैलेंज हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया था। किसको चैलेंज किया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी। उस समय वो क्या था? वो था एक फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 368 जो पावर है पार्लियामेंट के पास अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन, वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो फिर उनसे पूछा गया कि तो बताओ ये जो आर्टिकल 13 है अकॉर्डिंग टू द लॉ, वो लॉ कौन सा है? तो वो ऑर्डिनरी लॉज है, ऑर्डिनरी लॉज को कवर करता है एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सीएए के लिए हमारा प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद चीजें बदलती हैं और गोलकनाथ केस में, जो कि 1967 में आया, काफी समय के बाद आ रहा है, उस समय फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्ट 13 और आर्टिकल गोलकनाथ 1967 में क्या हुआ था कि स्टेट के कुछ एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पे एक अपने जजमेंट से अलग जजमेंट लेके कहा कि जो फंडामेंटल राइट है उसका एक ट्रांससेंडेंटल और इम्यूटेबल स्टांस है, मतलब तुम उसे गूंगा नहीं कर सकते हो, ठीक है, और इट कैन नॉट बी एब्रेज्ड। सो इन फर्स्ट फंडामेंटल राइट को वो बोला कि ठीक है आप बदल सकते हो, दूसरा में बोला कि आप फंडामेंटल राइट को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसके वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो गुस्सा आ जाएगी, और गवर्नमेंट गुस्सा के क्या करती है कि बोलती है रुको बताते हैं, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है और वहां पे बोलती है कि आर्टिकल 13 और 368 के अंदर वो चेंजेस लाती है, और वो क्या कहती है कि हम आर्टिकल 368 के अंदर किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, और जो भी हम चेंज करेंगे वो आर्टिकल 13 के लॉ के अंदर नहीं आएगा। मतलब कि पावर्स अपने आप को बहुत ज्यादा पावर्स देने का कोशिश करती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और अगर आप सोचो कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को बदल सकती तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तब जाके हमने देखा कि एक लैंडमार्क जजमेंट आता है केशव नंदा भारती केस में, ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस के एजेंडा को बोला और बोला कि यस पार्लियामेंट यू कैन डू या यू कैन चेंज द एफआर थ्रू आर्टिकल
368, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया जो कि चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी अगर लॉ आता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को एवरेज करता है, तो उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे। दैट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो केशव नंदा भारती केस बिकेम इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, ठीक है। ये एक नया डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश हो रहा है और पार्लियामेंट को भी उन्होंने क्या कर दिया कि हाँ, आपके पास पावर है फंडामेंटल राइट को चेंज करने का, सो लॉन्ग एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गेट चेंज्ड, ठीक है। सो आवर इंट्रोडक्शन का जो फ्रेमवर्क हो गया वो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम शंकरी प्रसाद केस से स्टार्ट करेंगे, गोलकनाथ केस पे आएंगे, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कोट करेंगे और फिर हमने केशव नंदा भारती केस में लिख देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आता है एंड फंडामेंटल राइट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो दिस विल बिकम आवर इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट लेजिस्लेटिव एक्सेसेस। इसका मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो अगर कोई ऐसा लॉ बना दे जो उसके पावर को बहुत एक्सेस कर देता है तो उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 39th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 39th अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था कि जो इलेक्शंस हैं किसके, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्पीकर के, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है। अब इससे आप समझ में आ रहा है कि ये कितना ज्यादा एक्सेस पावर था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था इंदिरा गांधी केस में, उसको नलिफाई करने का कोशिश किया गया, ठीक है। तो वहां पे फिर से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप ये नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इट हेल्प टू प्रिवेंट द लेजिस्लेटिव एक्सेसेस बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक आइडियल्स है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक आइडियल्स या उसके टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि जो हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था, क्या देखा था? मेनका गांधी केस, ठीक है। सेकेंड इंदिरा गांधी केस जो अभी हमने जस्ट देखा, या एसपी बोमाई केस। इन केस का नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन केसेस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक आइडियल्स थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और फ्रैटर्निटी जैसे वर्ड्स को बेसिक फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया, जिन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे कंट्री के सेक्युलर कैरेक्टर को, हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स को, हमारे कंट्री में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक टेनेंट्स है, यही सब चीज तो है बेसिक टेनेंट्स। इन बेसिक टेनेंट्स, इन बेसिक आइडियाज को रिटेन करने के लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो उसको चेंज ना कर दे, तो उस प्रोटेक्शंस के लिए हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को
दो तीन केसेस क्या नंबर ऑफ केसेस में यूज किया है, तो जिसका दो तीन हम एग्जाम्पल कोट किए, जैसे एसआर बोमाई केस या मेनका गांधी केस। नेक्स्ट है कि इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका राइट्स का प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स का कौन कर रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के थ्रू हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अगेन हम लोग उसको करेंगे के.एस. पुट्टास्वामी केस विच वॉज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी। ये आधार कार्ड वाला केस था, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी का प्रोटेक्शन के लिए हमने देखा कि के.एस. पुट्टास्वामी में बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को यूज किया गया टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द पीपल। किसके लिए? जो पीपल हैं उनके लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया गया। तो इससे हमने क्या मिला? फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हम देखते हैं कि इट प्रिवेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स स्टेट फ्रॉम टर्निंग इनटू अ ऑथोरिटेरियन स्टेट, फ्रॉम टर्निंग इनटू अ ऑथोरिटेरियन स्टेट, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 36 में, जो आर्टिकल 368 में जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट बिल्कुल बदल सकती है, तो अगर वो बदलना चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट क्या करेगी? उसको एक ऑथोरिटेरियन स्टेट में चेंज करने का कोशिश करेगी। तो उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि केशवानंद भारती केस इटसेल्फ, जहां पे आर्टिकल 368 का यूज किया गया और कहा गया कि पार्लियामेंट कैन मेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इट शुड नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी चीज में एक बार जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ ने कहा, जो कि हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, कि दैट द गवर्नमेंट ऑफ लॉज शुड बी मेंटेन एंड नॉट ऑफ मेन, ठीक है। जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो लॉज का होना चाहिए, ना ही कि लोगों का। और इस चीज को हमने देखा स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन से सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, और अगर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है तो स्टेट जो है वो ऑथोरिटेरियन स्टेट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट हेल्प्स इन मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर ऑफ लिविंग बॉडी। इसका मतलब है कि अगर देखो टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो टाइम चेंज हो रहा है तो जरूरतें चेंज हो रही है, जैसे राइट टू प्राइवेसी का एग्जांपल था। तो उस चेंजेस को लेके जब चेंजेस आ रहा है या पार्लियामेंट को भी चेंजेस करना अलाउड है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक फैब्रिक है, जो बेसिक वैल्यूज है, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेट, ये चेंज नहीं होना चाहिए। स्टिल देयर नीड्स टू बी अ चेंज फॉर द कंटिन्यूटी इन द सोसाइटी एंड द बेसिक स्ट्रक्चर मेक श्योर दैट इट हैपेंस, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा ड्रॉबैक्स को देखेंगे कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन है कि देयर इज नोवेयर मेंशन, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो कहां से आया? केशवानंद भारती केस से आया, यानी उसके पहले कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया ही नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका जो लीगल पोजीशन है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो इसका टेक्सचुअल बेसिस है, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और यही चीज जो है प्रॉब्लमैटिक है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ big problem. And what happens is the individual capacity of the judges, ठीक है। तो जो जजेस जैसा है उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से वो बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन के बारे में सोच सकता है। तो ये क्या है? ये एक इसका ड्रॉबैक है। जो आर्टिकल 40 कहता, आर्टिकल 50 क्या कहता है, जो हमारा डीपीएसपी में है, जहां पे बी आर अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा? सेपरेशन ऑफ पावर्स। बट बेसिक स्ट्रक्चर के वजह से जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है ये धूमिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स के बैन के लिए
दिल्ली में क्रैकर्स को बैन कर दिया गया था। तो ये जो पावर है ये किसका होना चाहिए, तो वहां के एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। तो यही जो बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करके राइट टू लाइफ को प्रोवोक करके जो हम लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो धूमिल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा सिंपलर वे में समझते हैं, या यही एक पॉइंट है जहां पे हम एक वर्ड बार बार सुनते हैं, दैट इज जुडिशियल ओवररीच रादर देन जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब कि खुद से आगे बढ़ के कोई चीज ठीक करना जो जरूरी हो ठीक करना। जुडिशियल ओवररीच होता है मतलब आप किसी और के काम में बार बार दखल दे रहे हो, ठीक है, आप बार बार उसके काम में इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काफी समय पहले जो 500 मीटर्स थे, जो एरिया था कोई भी हाईवे का, उसके चारों ओर अल्कोहल ड्रिंक बेचना अलाउड मना कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड ये डिसीजन किसका होना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए था, पार्लियामेंट का होना चाहिए था, नॉट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीका से जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को प्रोमोट किया, जो हमने कंक्लूजन बताया था स्टार्टिंग में, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को प्रोवोक करके सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस देती है किससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड या टेम्पल एंट्री से रिलेटेड, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक या इश्यू क्रिएट हो सकता है जिसमें बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट जब हमने ओरिजिन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद अपने जजमेंट्स में कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ 368 मतलब बाय केशव नंदा भारती केस, उसके पहले आपने देखा कि जो शंकरी प्रसाद केस में है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ पार्लियामेंट चाहे तो बदल सकती है। गोलकनाथ में कहा कि नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी नहीं बदल सकती है, ठीक है। आर्टिकल 13 के लॉ के बारे में भी काफी अलग अलग राय थी, लेकिन फिर केशव नंदा भारती केस में क्या कि यस पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इट कैन इवन चेंज द फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो पार्लियामेंट्स का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स है वो अपने में ही कंसिस्टेंट नहीं। सो दैट कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा बार बार मैंने कहा था कि कंक्लूड करना कोई भी आंसर को भी उतना जरूरी है जितना उसका आंसर के बारे में बॉडी लिखना। तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन बाय द इंडियन जुडिशरी। Why I am saying so? Because time and again the features, that is the basic structure, has protected our fundamental right. It has stopped the state from becoming an authoritarian state. ठीक है, so it says that the laws are ever growing. Of course laws हमेशा बढ़ेगा, तो जो स्कोप है लॉ का वो चेंज होगा। So for that what it is required, it is required that the basic structure doctrine remains and it will continue to light our constitution या so light to our constitution। लेकिन थोड़ा सा अगर हम निगेटिव बोलें तो हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कोर्ट्स को ध्यान देना चाहिए जब वो जजमेंट सुनाए, ठीक है, तो इट डज नॉट ओवर रीच, या जुडिशियल ओवर रीच ना हो जाए, ठीक है, और जो उनका बाउंड्रीज है जुडिशियरी से रिलेटेड उस बाउंड्रीज को रहे, और जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो दैट कंक्लूड्स आवर आंसर। थैंक यू।